हाँ तो बच्चों, अभी जो मिटाया वो क्या था, पिछले लेक्चर में जो अपन ने बात करी थी। अभी वापस उसी को ही कंटिन्यू करके चलेंगे अपन, क्योंकि मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए। एक फॉर्मूला तो ये रहा और एक फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा, ये अल्फा है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, देखता हूँ मैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन के फोर्सेस है, क्या है, सब्जेक्टेड टू अ बॉडी बाय द मीन ऑफ 3 डिफरेंट केसेस। तीन डिफरेंट केसेस फिर हैं, तो डिफरेंट केसेस क्या क्या है। केस फर्स्ट जो दे रखा है उसमें ऐसे बोल रखा है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखो। केस 2 जो दे रखा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और केस 3 जो दे रखा है उसमें थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पर तुम थीटा की वैल्यू रखते जाओ, या तो ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट मैंने तुमको बताया जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो r बराबर क्या होगा, a प्लस बी। जब थीटा की वैल्यू 90 हो तो r बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 हो तो r बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यहाँ पर a वो है और b क्या है, जो बड़ा है उसमें से b माइनस करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 न्यूटन। इसमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट मतलब 5, वही वाली बात होगी कि जैसा करा था। और यहाँ पर 4 माइनस 3 मतलब 1 न्यूटन। ऐसा कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। उतारो बच्चों ये तीनों केस। जैसे बच्चों केस बताया ना, तो ऐसे एक छोटा सा नोट भी लेता हूँ मैं ना, 5 रुपए का सिंपल नोट है। क्या है जरा देखना, ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास जो P है वो वेक्टर लगभग किसके बराबर हो, Q। मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या मान लो बच्चों, अगर बराबर आ जाए तो उस मैग्नीट्यूड को मैं नाम दे देता हूँ, क्या है बच्चों, वो A है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। r स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a cos थीटा। तो 2a स्क्वायर यहाँ पर हो गया और 2a स्क्वायर यहाँ पर हो गया। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। ये किसकी वैल्यू बच्चों, r स्क्वायर की वैल्यू है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट वहाँ जाके 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, और r की वैल्यू √2a अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा। अब अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते थे इसको, क्योंकि 1 से 1 कट गया था। और इसको क्या लिख सकते बच्चों, √2 cos थीटा बाई 2। वापस आओ इधर, तो √2a फिर √2 cos थीटा बाई 2, तो आंसर आ गया 2a cos थीटा बाई 2। अब सर ये क्या हुआ, तो बच्चों ये चीज़ समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के मैंने एडवांस फॉर्मूले वाला जो लेक्चर है ना वो दे रखा है, उसके अंदर मैंने सारे एडवांस चीज़ें बता रखी ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो उनमें से ये भी बिलोंग करता था। अब यहाँ पर मैंने चीज़ उठा ली, ये वाला कंसेप्ट कब यूज़ करेंगे, ये वाला कंसेप्ट अपन कब यूज़ करेंगे, जरा देखना। हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखता हूँ क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख सकता हूँ क्या, मैं देखता हूँ ना। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन की बात में करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अब क्या निकाल लेते हैं, एंगल भी निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, q sin थीटा और p प्लस q cos थीटा। मैंने बताया ना p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a के बराबर। क्या आ जाएगा, a sin थीटा और a प्लस a cos थीटा। तो a ये तो हो गया sin थीटा और इसमें से a कॉमन लूँगा तो 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी बच्चों, a से कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अब ये चीज़ कहाँ से, ये भी एडवांस फॉर्मूला में बच्चे हो ना। और ये चीज़ को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या यहाँ पर लिखा नहीं लिखा था इसको अपन ने, स्क्वायर रूट नहीं है ना, 2 से 2 काट दो, 1 cos 1 काट दो, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2। तो टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, ये साइन अपॉन cos tan बराबर में क्या चल रहा है,
टेन अल्फा, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, θ/2। इससे एक चीज़ पता चल गई हमें कि जब भी अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बीच में से होते हुए जाएगा, एंगल बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, समझ रहे हो, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस में जाएगा। मतलब जो लाला की कुर्सी हमने बात करी थी, क्या था कि यहाँ से भी अगर 10 न्यूटन से खींचूँ और यहाँ से भी अगर मैं 10 न्यूटन से खींचूँ तो वो लगभग इनके बीच में से जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर एंगल 60 था तो ये भी 30 से जाएगा और ये भी 30 से जाएगा। अब क्वेश्चन उठा सकते हैं बच्चों ना, तो ये तो मैं चीज़ मिटा नहीं रहा हूँ, है ना, तो मैं ये पूरा मिटाऊंगा बच्चों, ये वीडियो पोस्ट करके उतारो पहले तो। देखो यहाँ पर कैसे लिख देता हूँ मैं, अगर ये तो फर्स्ट वाली चीज़ हो गई, ये सेकंड, थर्ड क्या लिख देता हूँ, अगर P का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाए बच्चों, Q के, A के, तो यहाँ पर R जो होगा वो क्या होगा 2A cos θ/2 और जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा θ/2, ये दोनों प्रूफ करा था। अब आओ बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है ना, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले एक काम करता हूँ। हमारे पास दे रखा है कि दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, है ना, और क्या लिखा मैंने, एसोसिएट विद ईच अदर 60 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे से कितने पे 60 डिग्री पर है। तो मतलब अगर ये 5 यूनिट है ना, और यहाँ पर भी ये क्या है बच्चों 5 यूनिट है, तो दोनों के बीच का एंगल, अब दोनों इक्वल है ना, तो दोनों की लेंथ भी बराबर कर दी मैंने, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 है। तो पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है तो क्या आएगा 2A cos θ/2, वहाँ पर डायरेक्ट करोगे तुम, अगर मैंने ये चीज़ समझा दी है तो। अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो वहाँ पर तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन अगर प्रूफ करने की बात है तो तो पूरा करोगे, आर का फॉर्मूला उठाओगे, वैल्यू रखोगे, ये वो फलाना डिम का, और अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों θ/2, तो अल्फा तो मिल गया सीधा 30 डिग्री, और आर बराबर क्या आ जाएगा 2, ए की वैल्यू 5 cos 60/2 मतलब कितना हो जाएगा 2, 5 cos 60/2 मतलब कितना हो जाएगा cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 और ये हो गया 5, 2 से 2 कैंसिल, तो 5√3 यूनिट, ये मिला बच्चों आर की वैल्यू। चलेगा, उतारो बच्चों, एक बार सोचो जरा सही करा है कि अपन नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ना इस टाइप के, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, 12th क्लास में जैसे क्या है, अपन 11th की ही बात कर ले तो 12th की भी बात कर ले, क्या होता है वेक्टर का अधिकतर पोर्शन कहाँ यूज़ होगा 12th में, क्यों मैं बताता हूँ। 12th क्लास में इमेजिनेशन चलती है सारी, ठीक है, 11th क्लास में इमेजिनेशन नहीं चलती, हमें चीज़ें दिखती हुई दिखाई देती है और इसलिए हम आसानी से उसको फिजिक्स के कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 12th क्लास में जाते जाते ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर चीज़ें तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? चलो उतारो उसको तो वीडियो पोस्ट करके पहले तो। एक क्वेश्चन और है बच्चा, ऐसा हो जाए तो देखना जरा, मान लेते कि ये 5 यूनिट है, ठीक है, और एक क्वेश्चन है जिसमें कितना दे रखा है, ये 12 यूनिट है ना। अब जो 5 यूनिट वाला है वो कितने डिग्री पर है बच्चों, हमारे पास दे रखा है 20 डिग्री पर एक्स एक्सिस से, और जो 12 वाला है वो कितने पर है बच्चों 110 पर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? अगर ये 110 है तो इसको मैंने गलत बनाया है, क्योंकि 20 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन 110 कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, क्या यहाँ पर आ जाएगा कैसे पूरा 110? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो 110 में से माइनस कर दूंगा 20, कितना बचेगा बच्चों 90। दोनों क्या पर्पस एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो गए क्या, और 90 डिग्री के लिए मैंने बात करी, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा a² + b² का रूट, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट, डायरेक्ट हो जाएगा ना। ये 25 + 144 का रूट मतलब 169 का रूट मतलब 13, ये आ गया इसका आंसर बच्चों डायरेक्ट। घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर सकते ऐसा क्वेश्चन, है ना। ये मैं कहाँ से करवा रहा हूँ बच्चों, नोट्स में से करवा रहा हूँ, तो तुम नोट जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उतारो बच्चों ये भी,
देखो बच्चों, एक छोटी सी नोट वाली चीज़ और आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जैसे ये सारी इंपॉर्टेंट चल रही थी ना, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है बच्चों, विंडो चल रही कंपटीशन विंडो के हिसाब से। अब जरा देखना, हमारे पास मान लो एक वेक्टर है P और एक Q वेक्टर को मैं कहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, कहाँ लूँ, जिसमें ये जो P का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके, Q के, मतलब इसको भी A मान लो, ए ये कब कहाँ लूँ मैं कि इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा ना वो भी इन दोनों के बराबर मिलेगा। मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू इन दोनों के इक्वल किस एंगल पर आएगी। इन दोनों को, अगर ये आइडेंटिकल वेक्टर है, अगर क्वेश्चन ऐसा था ना, आइडेंटिकल वेक्टर्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल वेक्टर, ये दोनों इक्वल है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या इन दोनों के बराबर आती थी क्या कभी? ऐसा होता नहीं था बच्चों। अगर तुम 3 का स्क्वायर कर रहे थे प्लस 4 का स्क्वायर का रूट कर रहे थे तो आंसर 5 आ रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर ये 3 है, ये भी 3 है, तो इसका भी आंसर 3 आना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, सोचो जरा। मान लो ये 3 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 और इधर क्या आएगा बच्चों, cos थीटा, और r की वैल्यू भी क्या लेनी है बच्चों, 3, तो बचा क्या, थीटा ही बचा ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। इसलिए तो क्वेश्चन थीटा के आधार पर बना कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना रखूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर भी उन दोनों के आइडेंटिकल मिले, सेम मिले। तो जरा उतार लेना बच्चों ये क्वेश्चन। ये बच्चों ना कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, 2 इक्वल वेक्टर है, तो मान लेते हैं कि ये इक्वल है P, इसका मैग्नीट्यूड A, ये वेक्टर है Q, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है A, तो इन दोनों के इक्वल रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू भी A कब आएगी, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है ये निकालना अपन को। तो चलो देखते हैं, आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सर ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्यों पढ़ रहे थे तुम्हें पता चलेगा जब एप्लीकेशन आएगी, लेकिन ये कहलाती बच्चों हाइपोथेटिकल चीज़ है। हाइपोथेटिकल मतलब हो गया कि इनको डमीली अपन पढ़ रहे हैं, अभी तो इनको अपने अंदर उतार रहे हैं कि हाँ ऐसी ऐसी शक्ल भी है कि वेक्टर की, नहीं तो इतना तो तुम्हारी किताबों में भी नहीं मिलेगा ना। चलो देखो आगे, ये भी ए स्क्वायर, ये भी कितना है बच्चों ए स्क्वायर 2 इंटू ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब a स्क्वायर तो यहीं छोड़ दो, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब देखना बच्चों हमारे पास क्या मिला है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो 2 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 माइनस 1, वहाँ चला जाएगा ना माइनस, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों -1। अब हमें देखना है कि माइनस का 1/2, अब हमें ये चेक करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस में 1/2 कब होती है। तो पहले तो 1/2 की बात कर लेता हूँ ना, तो तुम्हें शायद याद होगा कॉस थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पर। कितने पर होता है बच्चों 60 डिग्री पर। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि माइनस का ये कॉस 60 की वैल्यू है, ओके। अब लेकिन cos 60 तो है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये माइनस है, मुझे ये माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें बताया था, अगर माइनस का cos थीटा आ जाए तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हो,
क्योंकि 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव भी होगा और चेंज भी नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस 60 लिख दोगे। अब कॉस से कॉस कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी बची बच्चों, 120 डिग्री। ये था इसका आंसर बच्चों। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, प्रूव दैट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल, देन एंगल बिटवीन दिस टू इक्वल वेक्टर विल बी 120। तो 120 प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, हमेशा याद रखना बच्चों। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू -1/2 पर ये कैसे आया, ये चीज़ सर बिल्कुल समझ में नहीं है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वाला जो लेक्चर है वो तुमने अगर अच्छे से पढ़ा है तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? उतारो बच्चों ये भी सारा। देखो बच्चों, एडिशन की बात कर ली। अगर मैं बात करता हूं खासकर, मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन, सदिशों का व्यवकलन, मतलब दो सदिशों को आपस में माइनस कब करेंगे। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी है। देखना क्या करते हैं, हमारे पास अगर वेक्टर आता है ऐसे P और Q ऊपर आ जाता, ऊपर ना आके अगर नीचे आ जाए तो क्या होगा। तो सुनना, ये जो एंगल बना है ये कैसा हो गया बच्चों, क्या ये एंगल क्लॉकवाइज हो गया है क्या। और तुम्हें याद है ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर मैंने तुम्हें बताया था, अगर एंगल क्लॉकवाइज हो जाता है तो वो एंगल क्या माना जाता है, नेगेटिव। लेकिन मुझे तो पॉजिटिव लेना है, तो इस Q को अगर मैं पीछे बनाऊंगा तो ये माइनस का Q होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट वेक्टर हो गया ना ये। और एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये सोचने वाली बात है। अगर ये एंगल थीटा था तो ये कितना होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा, क्योंकि लीनियर पेयर बन गया ना बच्चों, युग्मित क्या कहते हैं उसे, रेखिक युग्म बन गया है ना 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, लीनियर पेयर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू का स्क्वायर प्लस 2p माइनस का क्यू कॉस थीटा का रूट, सही है ना। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या लेंगे बच्चों अपन, 180 माइनस थीटा। कैसे समझ में आया, थोड़ा रिपीट करूँ वापस, कि पहले बच्चों एंगल जो होता था ना ऐसे लिया जाता था, ये एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज, और इसी एंगल को ही अपन कंसिडर करते थे। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंगल बना है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए वेक्टर को पहले उल्टा ले जाना पड़ा, फिर एंगल लेना पड़ा ऐसे सीधा। तब जब सीधा एंगल मिला है ना, तो वो थीटा ना मिलके क्या मिला है बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ कोस थीटा की जगह भी क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। फिर साथ साथ क्यू जो है वो माइनस का रहेगा हमेशा, तो पी तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस पूरा आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2pq। अब बचता कॉस 180 माइनस थीटा। क्या बचता बच्चों, कॉस 180 माइनस का थीटा। तो यहाँ पर ये जो कॉस है, एक काम करते हैं बच्चों ना, ये जो माइनस है ये मत लगाओ। ये माइनस पता किसको बताएगा, केवल किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चों, केवल डायरेक्शन को बता रहा है माइनस साइन, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा जा रहा है तो माइनस, सीधा आ रहा है तो प्लस। लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना, उल्टा जा रहा है तब भी 2 मीटर उल्टा जा रहा है, और आगे जा रहा है तब भी 2 मीटर आगे जा रहा है, तो 2 मीटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो माइनस साइन बताता है डायरेक्शन को, जो कि ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम माइनस को यूज नहीं कर रहे, चलेगा बच्चों इतना। तो अब बात आती है कोस, ये प्लस ही रहेगा 2pq। अब कोस 180 माइनस थीटा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का कॉस थीटा। तो ये माइनस का कॉस थीटा की वजह से अब माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट, और ये आर हो गया। तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला मिला मुझे सब्सट्रैक्शन का, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। यहाँ माइनस आ गया ना, प्लस करते थे तब जोड़ते थे, और यह माइनस आ गया। इससे एक चीज़ पता चल गई कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो सब्सट्रैक्शन होगा, और अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो वो एडिशन के लिए जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या बच्चों? ये नोट डाल के लिख देना बच्चों यहाँ पर। कितने रुपए का, 10 रुपए का। 5 रुपए का नोट तो किसके लिए, ये 5 रुपए का नोट है एडिशन के लिए। एडिशन में क्या होगा, अगर
एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है किसमें, P में और Q में। और अगर क्लॉकवाइज एंगल बनता है किसमें, P में और Q में। आ रही बच्चों, ये माइनस का थीटा है और ये प्लस का थीटा है। तब पता चल जाएगा यहाँ पर ये क्या होता है बच्चों, ये एडिशन के लिए काम आएगा और ये किसके लिए काम आएगा बच्चों, ये सब्सट्रैक्शन के लिए काम आएगा। उतार लो बच्चों नोट, वीडियो पोस्ट करके जल्दी से। देखो बच्चों, हमारे पास मान लो कि एक पॉइंट है ये, अब इस पॉइंट पर एक वेक्टर जा रहा है ये P, मान लो एक वेक्टर जा रहा है ये Q। तो इन दोनों के बीच में या तो एडिशन का फॉर्मूला लग जाएगा, सब्सट्रैक्शन का लग जाएगा। अगर एंगल पॉजिटिव मान रहा है तो एडिशन और नेगेटिव मान रहा है तो सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, एक और एंगल आ जाए, एक और वेक्टर आ जाए, हार वेक्टर, ये रिजल्टेंट नहीं है बच्चों, ये अपने आप में एक दूसरा वेक्टर है। तो ऐसे 3 अलग अलग वेक्टर आ गए किसी एक पॉइंट पर, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, मतलब मान लो ये लाला की कुर्सी है, एक जना यहाँ से खींच रहा है, एक जना यहाँ से खींच रहा है और एक जना यहाँ से खींच रहा है, तो कहाँ जाएगा वो, है कि नहीं, सोचने वाली बात। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ, ना तो एडिशन वाला लगाओगे ना सब्सट्रैक्शन वाला लगाओगे, 3 एंगल आ गए ना, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों लामीस थ्योरम। अब लामीस थ्योरम क्या होती है, जैसे ये वेक्टर है ना P, तो इसके मैग्नीट्यूड के सामने ऑपोजिट एंगल, मान लेते हैं कि ये अल्फा है, इसके सामने मान लेते हैं बीटा है, इसके सामने मान लेते हैं मामा है। तो P के सामने साइन अल्फा, Q के सामने साइन बीटा और R के सामने क्या जाएगा बच्चों, साइन मामा। ये कहलाती है लामीस थ्योरम। ये काम आती है बच्चों, कहाँ काम मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये अपन ने क्या कर रखा है, M मास की बॉडी है, अपन ने रस्सी से खींच लिया इसको, रस्सी से क्या कर लिया बच्चों, खींच लिया, तो यहाँ पर फोर्स लगाया होगा, लेकिन ये नीचे जा रहा होगा किसकी वजह से, mg की वजह से, ऊपर भी इसको टेंशन फोर्स खींच रहा होगा। तो सुनना, ये चलो आगे की बात होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ तो तुमने बल तो पड़ा होगा, फोर्स से खींचना है। दूसरा, हमेशा कोई भी बॉडी में मास होता है तो उसमें mg जरूर लगता है। तीसरा, अगर कोई रस्सी पकड़ के रख रही है तो वो भी उसको तनाव करके रखेगी, टेंशन निकाल के रखेगी उसके अंदर। इसलिए यहाँ पर टी फोर्स किसको बता रहा है, टेंशन फोर्स एफ जो हमने खींचा है, और एम जी क्या, इसकी वजह से जो इसके अंदर वेट आ रहा है ना, उसकी वजह से। तो ये 3 अलग अलग फोर्स है। तो यहाँ पर अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो या तो जोड़े बना के पहले इन दोनों को सोल्व करो, फिर जो बचता है वो इसके साथ सोल्व करो, तो 2 बड़ा प्रोसेस हो गया। नहीं तो सीधा लामी लगाओगे। कैसे, एफ के नीचे इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला अल्फा मान लो, फिर टी मान लो, है ना, टी के नीचे ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा बच्चों, है ना, और एम जी के नीचे ये वाला एंगल आ गया, इसको मामा मान लो, है ना, साइन मामा। ये क्या कहलाती है बच्चों, लामीस थ्योरम कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मैंने बता दिया। एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए तो जब 2 वेक्टर दे रखो तब यूज़ करेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा वेक्टर आ जाए तब क्या करोगे, लामी। 3 वेक्टर आए तो ही लामी लगाना है, 4 वेक्टर आ जाए तो लामी नहीं लगेंगे। फिर तो वहाँ बच्चों सब कुछ भूल भुला के पता क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे, ये उतारा ना बच्चों, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास m मास की बॉडी है और एक जना इसको यहाँ से खींच रहा है, एक जना यहाँ से खींच रहा है, एक जना यहाँ से खींच रहा है, एक जना यहाँ से खींच रहा है, तो कहाँ जाएगा, तो क्रॉस बनाना और एंगल डिसाइड कर देना सबके क्या क्या एंगल है, फिर कंपोनेंट करके x के अलग y के अलग कर देना। ठीक है, उतारो बच्चों ये वीडियो पोस्ट करके। ये मत उतारना, इसके बारे में थोड़ा और आगे देख लेंगे बाद में, अभी तो सिर्फ ये लामी उतारो, हेडिंग डाले ना बच्चों अच्छी वाली।